हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गणित में अपने 7 मॉडल कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम आपके लिए 8वां मॉडल पेपर लेके आए और इन प्रश्नों को फटाफट सॉल्व करते हैं क्योंकि इसी पैटर्न में परीक्षा में आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। तो प्रश्न आपको डिस्प्ले पे नजर आने लग गया होगा और इसमें पहला ही प्रश्न आपसे कहा है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 27 है, दो संख्याओं का एचसीएफ आपको 27 दिया है और एलसीएम जो है वो दिया आपको 162। एक संख्या आपको दी है, पहली संख्या जो आपको दी है वो आपकी 54 है। आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, काफी सरल है। आपको सूत्र लगाना है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। इस सूत्र में मान रख देना है। पहली संख्या अपने पास में 54 है, दूसरी संख्या है नहीं, एक्स मान लीजिए, मानना चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, सीधा लिख दीजिए। एलसीएम आपके पास में 162 है और एचसीएफ आपके पास में 27 है। हमें एक्स का मान यानी दूसरी संख्या का मान याद करना है, इसलिए हमें इस 54 को दूसरी साइड ले जाना है। दूसरी साइड अभी यह गुणा में है तो दूसरी साइड जाने के बाद ये भाग में हो जाएगी। तो देखिए 27 से कम 27, 27 दूनी 54, 2 का भाग इसमें लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 8 16 और 2 6 12, 2 एकम 2। तो आपका जो x का मान है यानी आपके जो दूसरी संख्या वो कितनी प्राप्त होती है, 81। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए एक प्रश्न हो चुका है अपना, काफी सरल था। एलसीएम और एचसीएफ की तुलना करनी थी, तो उसके लिए आपको इस सूत्र में मान रखना होता है। आपका आंसर आपके सामने निकल जाएगा। दूसरा प्रश्न आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं। इसमें कहा है यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस समीकरण में जो चर राशि की घात है यानी x की घात है वो अधिकतम 3 है और 3 घात वाले प्रश्न जो आपके सिलेबस से हटा दिए, इसलिए ये प्रश्न है वो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में कहा है दो संख्याओं का योग 35 है और उनका अंतर 13 है। कितनी संख्या है, दो संख्या, योग कितना बताया 35, अंतर 13। तो संख्या आपको पता लगानी है। देखिए आपको मानना है, माना पहली संख्या बराबर x और जो दूसरी संख्या है आपकी उसको आपको मानना है y। दो शर्तें हैं, दो समीकरण बनेंगे, दो उत्तर आएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी तीसरी प्रश्नावली में से प्रश्न पूछा है। पूरा वीडियो अपलोड है चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं, काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें दो शर्तें हैं तो आपको लिखना है पहली शर्त से। पहली शर्त में कहा है इन दोनों अंकों को जोड़ने पर आपका 35 मान प्राप्त होगा, ऐसा आपका प्रश्न कह रहा है। और दूसरी शर्त में कहता है कि दोनों संख्याओं को यदि आप अंतर करेंगे तो आपको 13 प्राप्त होगा। देखिए दो संख्याओं का योग यानी कि पहली संख्या x प्लस वाई, योग का मतलब जोड़, 35 आंसर होगा और इनका अंतर जो है x माइनस वाई बराबर 13। आपको इनको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए जो सबसे सरल विधि पड़ती है दो चर वाले रैखिक समीकरण में वो है आपकी विलोपन विधि। दोनों y समान है, चिन्ह अलग अलग है, खत्म। तो 2x बराबर 35 और 13, 5 3 8, 3 1 4, 48। हमें x का मान चाहिए, x बराबर 48 बटा 2 यानी x का मान आपका कितना प्राप्त होता है, 24 यानी 24 प्राप्त होता है। इस x के मान को आप समीकरण में कहीं भी रख सकते हैं, चाहे आप पहले समीकरण में रखिए या दूसरे समीकरण में रखिए। हम समीकरण 1 में रख देते हैं इसको। देखिए समीकरण 1 ये लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 35, इसमें x का मान 24 रखना है प्लस y बराबर 35, तो y बराबर हो जाएगा 35 माइनस 24, तो y बराबर आपका प्राप्त होता है 11। 35 में से 24 जाएगा तो 11। आपसे कहा था कि पहली और दूसरी संख्या पता लगाई, तो हमारा x का मान यानी पहली संख्या 24 प्राप्त होती है और दूसरी जो संख्या है वो हमारी 11 प्राप्त होती है। राइट ऑप्शन के लिए आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जिसमें 24 और 11 लिखा है वो आपका राइट आंसर होगा। काफी सरल प्रश्न है। विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन विलोपन विधि काफी इजी होती है, इसलिए हम इसी विधि से करते हैं। तीन प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए। चौथा प्रश्न देखिए, और चौथे प्रश्न में आपसे कहा है त्रिभुज एबीसी में AB व AC पर बिंदु D स्थित है
डी और ई स्थित है, यदि डी वो समांतर है बीसी के एवं एडी का मान 4, एबी का मान 10, ए का मान 5, तो आपको एसी का मान ज्ञात करना है। देखिए जैसा प्रश्न कहता है आपको उस हिसाब से चित्र बनाना है। नाम लिखते हैं ए बी सी। इसने कहा है ए बी पर व ए सी पर, इस ए बी भुजा पर कोई बिंदु है जिसका नाम है डी, और इस ए सी भुजा पर कोई बिंदु है जिसका नाम है ई। इनको मिला दिया तो ये बन गया डीई। और आपकी किताब में बताया है कि ये भुजा और ये भुजा आपकी क्या है, समांतर है, यानी कि डीई भुजा समांतर है डीसी। चित्र देखकर आपको पता चल गया होगा। प्रश्नावली 6 समरूपता वाली प्रश्नावली में से पूछा है। चित्र देखकर भी आपको अंदाज लग गया होगा कि कौन सी प्रमेय लगने वाली है। इसमें लगेगी आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, क्योंकि यदि आपको समांतर दिया है तो आपको उसको समानुपात में लिखना होगा। एडी का मान आपका 4 है, एडी का मान 4 है, और ए बी जो है पूरा, देखिए यहां से यहां तक इसका मान है वो 10 है, यहां से यहां तक का मान 10 है। चूंकि ये 4 है तो ये कितनी बची है, 6। टोटल देखिए 10 हो चुका है। अब देखिए एई, इस एई का मान 5 है। आपको इस पूरी भुजा का मान पता लगाना है कितना होगा। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय कहती है इसके बट्टे में ये लिख दीजिए और इसके बट्टे में ये लिख दीजिए। तो जैसा कह रहा है हम उस हिसाब से पहले इसको रख देते हैं, फिर मान रखेंगे ए बटा ईसी। किस कारण से हुआ ये, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। कंडीशन ये रहेगी यदि समांतर है तो ही आधारभूत आनुपातिक प्रमेय लगती है। एडी का मान 4, डीबी का मान 6, ए का मान 5, ईसी का मान पता लगाना है। अंश बटा हर बीच में बराबर वाजिब गुणा कर देना है। तो 4 गुणा ईसी करेंगे 4 ईसी, और 6 गुणा 5 लिख देंगे। आपको ईसी का मान पता लगाना है तो 6 गुणा 5 बटा 4। जो संख्या कट रही है उसको काट देंगे। देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 5 तिया 15 बटा 2 प्राप्त होता है। कितना, 15 बटा 2। और सोल्व करेंगे तो 15 में 2 का भाग आएंगे, कितना है आपका 7.5, यानी इस ईसी का मान आपको 7.5 प्राप्त हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, एसी का मान पता लगाना है। एसी देखिए कहां से, एसी यहां से लेकर यहां तक की पूरी भुजा है, इसके लिए आपको इसको जोड़ना है। तो 7.5 प्लस 5 तो कितना हुआ ये, 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि इस एसी भुजा का मान है वो कितना आएगा, 12.5। ऑप्शन में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी इसका राइट आंसर होगा। तो काफी इजी प्रश्न है। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय 30 प्रश्नावली आपने पढ़ी होगी, उसमें काफी सारे प्रश्न ये पूछा हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि यदि त्रिभुज में समांतर लाइन दी है तो आपको आधारभूत आनुपातिक प्रमेय को फटाफट लगा देना होता है। 4 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। 5वें प्रश्न को देखिए। 5वां प्रश्न है, यदि बिंदुओं 3, a और 4, 1 के बीच की दूरी √10 है तो a का मान पता लगाना है। ये निर्देशांक वाली प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 7 में से पूछा प्रश्न है। 5वां, जो पहला बिंदु है उसको हम a लिख देते हैं और जो दूसरा बिंदु है उसको हम b लिख देते हैं। 4, 1, और इनकी जो बीच की दूरी है वो √10 की है। तो देखिए बेटा, दूरी सूत्र क्या कहता है, इसको x1 मानो, इसको y1 मानिए, इसको x2, इसको y2, और दूरी सूत्र अपना होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में √10। ये आपकी दूरी दी हुई है पहले से ही किताब में, यानी कि इस प्रश्न में दी हुई है कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपके √10 है। ध्यान दीजिए, दूरी सूत्र लगा दिया हमने, आप जानते होंगे काफी अच्छे से। √10 आपका इसका मान दिया हुआ, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। मान रखने के बाद तो x2 का मान 4, x1 का मान 3, होल स्क्वायर लगा दो, अंडर लगा देते हैं, प्लस y2 का मान 1, y1 का मान a, होल स्क्वायर इधर √10। सॉल्व करते हैं। 4 में 3 गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस a, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए पहली संख्या का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1,
दूसरी संख्या का स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर, और 2 का गुणा ए से और 1 से कटा है तो 2 एकम 2, और ए लगा हुआ है इसलिए क्या हुआ 2a। ये आप फॉर्मूला जानते होंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर से आया है, यानी पहली संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, दूसरी का स्क्वायर कर दीजिए, अब 2 का गुणा इन दोनों से कर दीजिए चिन्ह सहित, बराबर अंडर रूट 10। इधर भी अंडर रूट चल रहा है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए ये आपका 1 बचा है, ये आपका 1 है, ये आपका a स्क्वायर है, और ये आपका 2a बराबर अंडर रूट 10। अब हम इसका अंडर रूट हटाना चाहते हैं। अंडर रूट हटाने के लिए आपको क्या करना है, दोनों साइड में वर्ग करना है। देखिए वर्ग करेंगे तो ये दोनों अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म। तो आपको यहां लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करने का कारण अपना सिर्फ एक ही है कि हम इसमें से वर्गमूल का जो निशान है वो हटाना चाहते हैं। तो देखिए 1 और 1 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a बराबर, ये लिख दी संख्या बस, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10। अब हमें इसको पक्षांतरण करना है क्योंकि ये दो चर वाले ये द्विघात समीकरण का रूप ले रहा है। तो a स्क्वायर हमने यहां लिखा, माइनस 2 लिखा, और ये प्लस का 2 है, 10 इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा, बराबर की साइड कुछ भी नहीं है। a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 10, ये आपका समीकरण बन क्या चुका है। समीकरण को देखकर आप पहचान होंगे कि ये क्या बन चुका है, कि द्विघात समीकरण बना है, और हमसे a का मान पूछा है। इस द्विघात समीकरण को सरल करना है। इधर 10 में से 2 गया 8, हाँ जी। तो द्विघात समीकरण सोल्व करना है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका गुणा करने पर 8 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2 प्राप्त होता है। इस संख्या को लिख दीजिए, लास्ट वाली संख्या को लिख दीजिए। तो संख्या पता चल गई होगी आपको, 4 दूनी 8, और 4 में से 2 घटाने पर 2 प्राप्त होगा। तो यहां लिखना आपको माइनस 4a प्लस 2a, इनका जोड़ा बन गया और इनका जोड़ा बन गया, इन दोनों में a कॉमन है, तो a माइनस 4, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो ये बचा आपका a माइनस 4। इन दोनों में से एक ब्रैकेट लिख दीजिए, a माइनस 4, और इन दोनों में से एक लिख दीजिए, a प्लस 2। बस आपको मान निकालना है, a माइनस 4 बराबर 0, a प्लस 2 बराबर 0 के गुणनखंड करने के बाद हमें इसको 0 के बराबर लिखना। तो a का मान आपका 4 और इधर आपका a का मान माइनस 2 प्राप्त हुआ है। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि कौन सा इसका ऑप्शन राइट है, जिसमें 4 भी है और माइनस 2 भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें 4 और माइनस 2 दोनों लिखे हैं, वो आपका राइट आंसर होगा। तो इसके लिए आपको इस प्रश्न को सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। 5 प्रश्न अपने हो चुके हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, तब तक मैं इसको साफ करूं, आप प्रश्न को पढ़ लीजिए। प्रश्न आपको नजर आ गया होगा। छठा प्रश्न, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यदि आपने 8वीं प्रश्नावली पढ़ी है तो उस 8वीं प्रश्नावली में फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक हम इस साइड लाएंगे तो ये बचेगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, एक इधर आने के बाद माइनस 1 हो जाएगा, और कोट स्क्वायर थीटा दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये बन गया कोट स्क्वायर थीटा। तो इस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम इस कोट स्क्वायर थीटा को रख देते हैं। तो देखिए कैसे रखेंगे, कोट स्क्वायर थीटा बटा कोसेक थीटा, ऊपर लगा दिया अंडर रूट। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या हुआ, कोट थीटा, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, बटे में कोसेक थीटा। तो कोट थीटा जो है ये बनेगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। कोट थीटा का क्या होता है, कोस बटा साइन, और कोसेक का मतलब होता है 1 बटा साइन थीटा।
सॉल्व करते हैं। cos थीटा बटा sin थीटा, इसको ऐसे लिख देना है और नीचे वाली संख्या को उल्टा करके लिख दीजिए। sin थीटा बटा 1, sin से sin खत्म, तो क्या बचा आपका, ओनली cos थीटा बचा है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए जो है जिसमें cos थीटा लिखा है वो आपका राइट आंसर होगा। तो आपको इसके लिए सूत्र ध्यान होना चाहिए, तभी आप इसका मान रख के सॉल्व कर पाएंगे। काफी सरल है, वैसे प्रैक्टिस करने से आप सीख ही जाओगे इन प्रश्नों को। छह प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं इस मॉडल के। अभी आप सातवां प्रश्न देखिए। सातवां, किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे व्यक्ति की छाया, किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे व्यक्ति की परछाई 2√3 मीटर लंबी है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए जैसा प्रश्न कह रहा है आपको तो बस वैसा ही करना है, आपका एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है, वरना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं तो 6 मीटर लंबाई का कोई आदमी होता ही नहीं है। कोई मीनार देता या फिर दीवार देता तो हो सकता है 6 मीटर की हो सकती है, 6 मीटर का इंसान तो बहुत लंबा हो जाता है, 18 फीट का होता है। चलो हम तो प्रश्न जैसे दिया है उस हिसाब से कर लेते हैं। तो किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे व्यक्ति की परछाई, तो इस व्यक्ति की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6 मीटर है। परछाई जो है ये बनी हुई है 2√3 मीटर है। तो उस समय सूर्य को उन्नयन कोण बताना है। उन्नयन कोण इस जगह बनता है तो हम इसको मिला देते हैं और हमें पता है हर बार जो चित्र आएगा वो 90 डिग्री का ही होगा। मार्किंग भी कर देते हैं ABC। थीटा के सामने की भुजा कर्ण, सॉरी 90 के सामने भुजा कर्ण और थीटा के सामने की भुजा लंब, जो शेष भुजा वो आपकी आधार। आपसे ये थीटा पूछा है C पर बनने वाला। लंब और आधार दोनों की तुलना करेंगे और लंब और आधार आप इतने प्रश्नों को करने के बाद जानते हैं क्या आएगा, tan थीटा। लंब का मान आपका 6, आधार का मान 2/√3, tan थीटा आपको ज्ञात करना है, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, तो 3/√3। यदि आप जानते हो कि ये 3 कैसे बना है तो ये 3 बना है √3 गुणा √3, ऐसे काट सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं जानते तो परिमेयकरण कर दीजिए। देखिए इस √3 में परिमेयकरण करना है तो √3 के ऊपर गुणा कर दिया, √3 का यहां कर दिया, ठीक है। हाँ तो ये आपका क्या हो गया, 3 √3 और ये गुणा होने के बाद 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 खत्म। आपका मान कितना आया, √3। √3 किसका मान आया है, tan थीटा। अब सिर्फ आपको ये बताना है कि tan थीटा में किस थीटा का मान √3 होता है। तो आप जानते होंगे tan 60 का मान √3 होता है, तो इस जगह जो उन्नयन कोण होगा सूर्य का वो कितना आएगा, 60 डिग्री। इसके लिए आप सारणी का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए 7 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ये प्रश्न इसी सीक्वेंस में इसी नंबर पे आता है, इसलिए नवी प्रश्नावली त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग अच्छे से आपको आनी चाहिए। काफी सरल प्रश्नावली है। इसके वीडियो के 4 भाग बनाकर हमने अपलोड किए हैं, आप उनको देखकर आसानी से सीख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक बिंदु T से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर TA और TB स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री के कोण पे झुकी है तो AOB का मान क्या है। 8वां प्रश्न, प्रश्न आपको नजर आ गया होगा। यदि एक बिंदु T से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो ये वृत्त है, इसका केंद्र O है और यहां कोई बिंदु है T, यहां से एक स्पर्शरेखा ये खींच दी, ये दूसरी स्पर्शरेखा ये खींच दी, इसका नाम A डाल दिया, इसका B डाल दिया। देखिए TA बन गई और ये TB, ये दो स्पर्शरेखाएं बन चुकी हैं और इन दोनों के बीच में 70 डिग्री का कोण है। अब आपसे कह रहा है ये AOB, ध्यान दीजिए ये तो आपका A है, ये आपका O है और ये आपका B है। तो इस कोण का मान पूछा है। यहां कोण अपने 70 डिग्री का है, हम जानते हैं ये कोण और ये कोण, इन दोनों को अगर हम जोड़े तो इसका मान कितना आता, हमेशा 180 आएगा। तो ये कोण कितने का हुआ, इस 180 में से 70 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 110 डिग्री। अब आप सेलेक्ट कर लीजिए 110 डिग्री आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपका 110 डिग्री लिखा है। देखिए जो सामने सामने कोण होते हैं उनका टोटल 180 होता है।
8 प्रश्न हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, 9वां, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र सभी जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और यदि वृत्त की परिधि पूछ ले, बाय द वे वृत्त की परिधि पूछ लेता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये वृत्त के क्षेत्रफल का हो गया और ये वृत्त की परिधि का हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 10वां, प्रश्न नंबर 10। इसमें कहा है एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या बताइए। आपको क्या कहा है? वृत्त की परिधि कितनी है? 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र अभी भी बताया है, 2 पाई आर। कितना दिया है? 44। आपसे त्रिज्या पूछिए, मान रख देते 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा आर बराबर 44। आपको आर का मान चाहिए, आर यही रखिए, बाकी संख्या बराबर के दूसरी साइड पहुंचाइए। ये यहां बट्टे में है, तो यहां जाने के बाद ऊपर गुणा में आ जाएगा, और ये ऊपर है संख्या, तो ये बट्टे में आ जाएगी। काट दीजिए, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ओनली आपकी आर कितनी आ रही है? 7 सेंटीमीटर की आर। यानी इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ सूत्र रखना है और उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो जो आपकी त्रिज्या है इस वृत्त की, वो कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 10 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करते हैं अगला 11वां प्रश्न। दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है और उनकी ऊंचाई 5:3 का अनुपात है। उनके आयतन में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 बेलन बनाए हुए हैं, एक बेलन, दूसरा बेलन। त्रिज्या को r कहेंगे, ऊंचाई को h कहेंगे। त्रिज्या r, ऊंचाई h। पहले वाले की 1 1 लगा देते हैं, दूसरे वाले की 2 2 लगा देते हैं। जैसा सवाल कह रहा है उस हिसाब से हम लिख देते हैं पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। त्रिज्याओं में अनुपात 2:3, तो ये इसकी 2 है, इसकी 3 होगी। ऊंचाइयां हैं इनकी 5 और 3। इनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। किनका? बेलनों का आयतन। तो ये पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन लिख देना आपको। बेलन का आयतन, ये पहला बेलन है और ये दूसरा बेलन है, बस ये सूत्र लिखना है और इनका सूत्र लिख देना। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों ही क्या है? बेलन है। चूंकि हमने दोनों की त्रिज्या अलग अलग मानी है और दोनों की ऊंचाई अलग अलग मानी है और डी भी है इसमें, इसलिए इसको R1 H1 R2 H2 इस तरह से लिखेंगे। देखिए, पाई से पाई खत्म, क्योंकि दोनों में पाई का मान 22/7 होगा, इसलिए हमने काट दिया। R1 का मान आपका 2 का स्क्वायर, R1 स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लगा देंगे। H1 का मान 5, R2 का मान 3, H2 का मान 3। R1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर, H1 5, R2 3 के स्क्वायर और H2 3। देखिए, तो 2 गुणा 2 4 गुणा 5, 3 गुणा 3 9 गुणा 3, यानी कि ये आपका मान आया 5 और 20/27। कट रहा हो काट दीजिए, नहीं कट रहा हो छोड़ दीजिए। आपका आंसर है वो कितना है? आपका 20/27। आप राइट आंसर या ऑप्शन देख सकते हैं, डी होगा 20/27। बट्टे का मतलब होता है अनुपात, तो 20/27 आपका राइट ऑप्शन होगा डी। 11 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। क्षेत्रफल आयतन का प्रश्न जिसमें अनुपात पूछेगा, वो तुलना कराएगा, वो प्रश्न निश्चित तौर पर आएगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप जितने भी आपको मिले, जिस भी मॉडल पेपर में, जिस भी डेस्क वर्क में, आप उसको सॉल्व करके जरूर देखिए और उनको अलग नोट करके रख लीजिए। अब तक हमने 8 मॉडल करा दिए। इन 8 मॉडल में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, इसलिए 8 प्रश्नों को तो इनको लिस्ट बना के आप रख लीजिए।
ताकि आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। अगला प्रश्न है 12वां। 12वें प्रश्न में कहा है दो पासों को उछालने पर उनके अंकों का योग 7 या 11 आने की प्रायिकता को बताइए। देखिए दो पासे हैं, पासे पर 1 से 6 तक के अंक लिखे होते हैं, उनको उछालने पर जो कंडीशन बनती है वो समझ लीजिए। 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और लास्ट में 1 6। इसी प्रकार 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, यहाँ 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ये आपकी कंडीशन बन गई। यानी दो पासों को फेंकने पर टोटल हमें 36 परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद होती है कि 36 प्रकार के परिणाम हमें प्राप्त होंगे। इस टेबल को आप जानते होंगे। अब हम देखते हैं इसमें 7 या 11 आने की प्रायिकता, यानी अंकों का योग 7 होना चाहिए और 11 होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसमें 7 कहां हो रहा है और 11 कहां हो रहा है। देखिए 7 यहां है और देखिए 7 कहां है, ये रहा। इसके अलावा 7 योग ये रहा, इसके अलावा 7, इसके अलावा 7, जितने भी सातों का योग आ रहा है वो हम ढूंढ लेते हैं। तो ये इस लाइन में सभी का टोटल कितना आ रहा है 7। अभी हमें ढूंढना है 11। देखिए 11 यहां बन रहा है, 5 और 6 11 और 1 6 और 5 11, इन कंडीशनों में बन रहा है। तो टोटल ये कंडीशन कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 कंडीशन। तो ये 7वीं कंडीशन और ये 8वीं कंडीशन। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए 8। कुल परिणाम अपने कितने हुए, कितने हुए 2 3 4 5 6 7 8। हाँ कुल परिणाम अपना 36। ये कट रहा है, काट देते हैं। 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, यानी 2/9 आपका राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 2/9 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। काफी सरल प्रश्न है, आप जानते हैं इसको। प्रायिकता की प्रश्नावली में से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रायिकता का सूत्र लगाना है आपको इसको लिखने से पहले। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम आपके इसके 8 थे क्योंकि अंकों का योग 7 और 11 होने की हमारे सामने शर्त रखी थी। प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। क्या काम से, इनकी घातों का योग, यानी कि इसके टुकड़े करने के बाद जो इसकी घात बनेगी उनका योग कितना होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो नाम 18 तो 18 16 यानी 98। फिर से 2 का भाग दिया 49 दूनी 98। फिर से हमने 7 का दिया 49, फिर 7 का दिया एक बार। तो इसके टुकड़े क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। 2 गुणा 2 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर और 7 गुणा 7 का मतलब होता है 7 का स्क्वायर। हमसे क्या कहा, इनकी घातों का योग। तो एक घात 2 है और दूसरी घात भी 2 है, तो 2 2 कितने हो गए 4। बस इतना सरल प्रश्न हमसे पूछा है कि इनकी घातों का योग क्या है। तो इनकी जो घातों का योग है वो कितना होगा 4 प्राप्त होगा। अगर इसमें अलग से कोई संख्या होती तो आप क्या करते, इसकी प्रैक्टिस आप करके देख सकते हो। तो अपने 13 प्रश्न हो चुके हैं। अब अगला प्रश्न देखिए 14। प्रश्न नंबर 14। यदि बहुपद, प्रश्न आपको नजर आ रहा होगा, यदि बहुपद 5x² प्लस 13x प्लस के, 5x² प्लस 13x प्लस के
का एक शून्य के दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात करना है। इसमें कहा है कि इसमें दो शून्य के नहीं भी कहता तो भी हमें पता होता है क्योंकि इसमें घात 2 लगी हुई है, तो द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 होती है, इसलिए शून्य के 2 प्राप्त होंगे। इसने कहा है एक जो शून्यक है वो दूसरे का उल्टा है, तो हम मान लेते माना पहला शून्यक बराबर अल्फा, और जो दूसरा शून्यक है इसका उसको हम मान लेते हैं 1/अल्फा। बीटा नहीं मानना है क्योंकि बीटा जो है वो दूसरा शून्यक होगा, जबकि हमसे ये कहा इसने कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है यानी उल्टा है, तो 1/अल्फा मानना होगा। उल्टे का मतलब अंश बटा को चेंज कर देना, उल्टा करना नहीं आया समझ में तो देख लीजिए, अब समझ लीजिए। अंश अल्फा था, हर में एक था, उल्टा करने के बाद एक ऊपर आ गया, अल्फा नीचे आ गया है। हाँ जी, अब इनका जो गुणनफल है वो आपको करना है। ऐसे प्रश्नों में आपको k का मान ज्ञात करना हो, इस प्रकार का प्रश्न दिया है, शून्यक दिया है और उसका व्युत्क्रम दिया है, तो आपको इनके शून्यकों का गुणनफल कर देना है। आपको क्या लिखना है? शून्यकों का गुणनफल। एक शून्यक आपका अल्फा, दूसरा शून्यक आपका 1/अल्फा, इनका कर दिया गुणनफल। अभी आपको दूसरी प्रश्नावली आपने जब पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा, यदि आपने नहीं पढ़ी है दूसरी प्रश्नावली तो हमारे चैनल पर दूसरी प्रश्नावली का वीडियो अपलोड है, उसमें हमने इसके सूत्र बताए। तो शून्यकों का गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस समीकरण में देखिए अचर पद किसे कहते हैं हम, इसको नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, के को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मान क्या हुआ? के। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब है एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है? 5 का, बट्टे में 5। अल्फा से अल्फा खत्म क्योंकि एक अंश में एक हर में, क्या बचा? 1। कुछ नहीं है, 1 लगा दीजिए, कंडीशन बन गई वज्र गुणा की, तो के बराबर क्या हो जाएगा? 5। यानी आपसे इस के का मान पूछा है और इस के का मान क्या प्राप्त होगा? 5। वज्र गुणा करने के बाद आपका इसका आंसर आएगा। अब यदि आप इसको शून्यकों के योगफल से करेंगे तो इसका आंसर नहीं आने वाला है। हाँ जी, 14वां प्रश्न 14 कंप्लीट हो चुके। अगला प्रश्न देखिए 15वां। प्रश्न, समीकरण दिया है आपको 3x + 2y - 12 बराबर 0। इसमें आपको दिया है x का मान 4 है, तो y का मान कितना है? सीधा सा आपको x की जगह पे 4 लिख देना है, बस ये सॉल्व हो गया इसका। 3 × 4 12 प्लस 2y - 12 बराबर 0। देखिए यही खत्म कर देते इसको, 12 से 12 खत्म। 2y का मान कितना आया? 0, तो y का मान क्या आएगा? 0/2। और किसी भी संख्या के यदि अंश में 0 आता है तो उसका मान हमेशा क्या आएगा? 0। इसमें y का जो मान है वो ऑप्शन नंबर 1 जिसमें आपका 0 लिखा हुआ है, ये राइट आंसर होगा। काफी सरल है, मान रखते ही आंसर आ जाएगा प्रतिस्थापन विधि। अगला प्रश्न 16वां देखते हैं। आप प्रश्न पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। छठी प्रश्नावली का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16। चित्र बनाया हुआ है, चित्र बना देते हैं पहले। इस तरह का चित्र मिला दीजिए इसको, मार्किंग भी दी है, इस जगह A या B या C या P और यहाँ Q दिया हुआ है। मान दिया इसका 6.5 या 8, 2.8 और ये 4। सारे के सारे मान सेंटीमीटर में है। ठीक है, हाँ जी, ध्यान दीजिए। आपसे पूछा क्या इसने? इसमें कहा है AQ का मान क्या होगा? AQ देखा है, ये देखिए चित्र में, ये रहा AQ। ये मान आपको प्राप्त करना है, यानी ये मान पता लगाना है। छठी प्रश्नावली का प्रश्न है, हमें दो स्थितियां पता है इसकी। पहली होती है
एक त्रिभुज बनाया है, इसमें एक समांतर लाइन होती है, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से कर देते हैं। दूसरी कंडीशन त्रिभुजों के बारे में, समरूप त्रिभुजों की तुलना करा देती है। हमें त्रिभुजों की तुलना करना ही है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, एक त्रिभुज ये है अपने पास और दूसरा त्रिभुज ये है, इनकी तुलना करनी है। इनकी संगत भुजाओं को बट्टे में लिखना होता है। तो ए बी की संगत भुजा होगी ए क्यू, ए सी की संगत भुजा ए पी, बी सी की संगत भुजा पी क्यू, यानी जैसा चित्र है उसी हिसाब से संगत भुजा बन गई। ए बी बट्टा ए क्यू, क्या लिखना है आपको, ए बी बट्टा ए क्यू, ए बी बट्टा ए क्यू। फिर लिखना आपको बी सी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा पी क्यू। बस मान रख दीजिए, आंसर तैयार है। ए बी का मान 6.5, ए क्यू का मान पता नहीं है, और यही हमसे शायद याद करने के लिए कहा, ए क्यू का मान पूछा है आपसे। बीसी का जो मान है वो आपका कितना है, 8 सेंटीमीटर, ये लिखा है 8 सेंटीमीटर, और पी क्यू का मान 4 सेंटीमीटर। आपको ए क्यू का मान पता लगाना है, अंश बटा बीच में बराबर व से गुणा कर दीजिए। 8 का गुणा ए क्यू से करेंगे तो ये हुआ 8 ए क्यू, और 4 का गुणा 6.5 से करना है। गुणा मत कीजिए, सीधा लिख दीजिए क्योंकि कटने वाली संख्या है। हमें ए क्यू का मान चाहिए, तो ए क्यू को यहीं रखिए, 8 को दूसरी साइड भेजना है। अब इन दोनों में संबंध आपस में गुणा का, तो दूसरी साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा, भाग, क्योंकि पक्षांतर में स्थिति बदल जाती है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आपका क्या प्राप्त है, 6.5 बटा 2। अभी 6.5 में आपको 2 का भाग लगाना है। यदि आपसे भाग नहीं आता है तो देखिए, 6.5 2 का भाग लगाते, 2 तिया 6, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा दीजिए, 5 उतार लीजिए, 2 का भाग 5 में, 2 दूनी 4, क्या बचा 1, भाग नहीं जा रहा है, 0 लगा दीजिए, 2 पंजा 10। आंसर क्या प्राप्त होता है हमें, 3.25, यानी ए क्यू का मान हमें 3.25 यानी 3.25 प्राप्त होता है। ये सेंटीमीटर में ऑप्शन आपको नजर पड़ गया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 3.25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। 16 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं, 2 प्रश्न और शेष रह गए हैं, फटाफट इनको भी कर लेते हैं। 17वां प्रश्न देखिए, 17वें प्रश्न में आपको दिया है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी किसी मीनार की ऊंचाई आपसे पूछी है, मीनार की ऊंचाई, और जो कंडीशन है इसकी वो आपको दी गई है इसमें। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग प्रश्नावली 9 से सवाल पूछा है। आप फटाफट चित्र बना लीजिए, और किसी को चित्र बनाना नहीं आता है तो 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज का चित्र बना दिया करो, वही सही बना होता है, ठीक है। देखिए 17वां समकोण त्रिभुज बनेगा, ये आपको पता है क्योंकि जो भी प्रश्न आएगा समकोण त्रिभुज का होगा। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी इस बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, यहां से 100 मीटर, कितना मीटर, 100 मीटर, यानी यहां से यहां तक, इन दोनों की इसकी दूरी 100 मीटर है, उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यहां से कोण कितने बन रहा है, 60 डिग्री। बस मार्किंग कर दो, ए बी सी जो लिखनी थी वो हमने बात लिख दी। आपसे इसकी ऊंचाई पूछी, ये मीनार की ऊंचाई पूछी। 90 के सामने भुजा कर्ण लिखेंगे, थीटा के सामने भुजा लंब, और शेष भुजा को हम आधार लिखेंगे। आपको आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है, यानी कि लाल बटा काका को याद कीजिए, लंब बटा आधार, क्या लिखना आपको, tan थीटा में होता है लंब बटा आधार। थीटा आपके पास में 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री। लंब का नाम आपका AB है, आधार का नाम आपका BC है। tan 60 का मान √3/1 होता है। सारणी से आप देख सकते हो, बार बार बता दिया है, सारणी आपको नवी प्रश्नावली में समझा दी है, काफी इजी सारणी है, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वीडियो नंबर 1 उसमें, यानी कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का पहला वीडियो उसमें आपको मिल जाएगी। BC का मान 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AB का गुणा 1 से करेंगे तो क्या बना, AB
और 100 का गुणा √3 से किया तो क्या हुआ 100 √3 मीटर। और ए बी क्या है आपके जो मीनार दी है जो सवाल में यानी प्रश्न में उसका मान है, तो ए बी का मान 100 √3 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 16 प्रश्न खत्म हो गए। लास्ट प्रश्न है आज का, इसी के साथ मेरी ये 8वां मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। प्रश्न देखो, संख्या डालो, चित्र बना दो, बस वही समकोण त्रिभुज बनने वाला है। बार बार नाम डाल दीजिए ABC। अब थीटा कहां रखना है ये चीज समझिए। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ में 45 डिग्री बना। देखिए ये नदी है, ध्यान दीजिए ये क्या है नदी, और ये इसके ऊपर क्या बनाया है पुल। आप इसको पुल मत मान लीजिए, आपका आंसर गलत हो जाएगा। पुल ये है, इस तरह से चढ़ाई हो रही है इस पर, और यहां पुल इस नदी के तट के साथ में 45 डिग्री का कोण बना रहा है। और इस पुल की जो लंबाई है वो आपको दी है 150 मीटर। यदि आपने इसको पुल बना लिया और इसको 150 लिख दिया तो आपका आंसर आने वाला नहीं है। इसलिए इन प्रश्नों को सावधानी से कीजिए। अब आपसे पूछा क्या है नदी की चौड़ाई। इस नदी की चौड़ाई आपको पता लगानी। ये क्या है नदी है, और ये क्या आपका पुल। आपको क्या दिया है 90 डिग्री के सामने की भुजा दी यानी कर्ण दिया है, और आपको क्या ज्ञात करना है आधार ज्ञात करना है। लाल बटा का आपको ध्यान है, अभी सवाल कराया है। आधार बटा कर्ण किसमें आता है कोस थीटा में। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। थीटा आपका कितना है 45 डिग्री, तो आपको क्या लिखना है कोस 45 डिग्री। आधार का नाम BC, कर्ण का नाम AC। कोस 45 का मान आधार बटा कर्ण 1/√2 सारणी से आप देख सकते हो। कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2 आधार बटा कर्ण। BC का मान ज्ञात करना है। AC का मान जो है 150 दिया है। अंश बटाहार बीच में बराबर बाजू गुणा कर दीजिए। √2 गुणा BC, √2 गुणा BC बराबर 150। आपको BC का मान पता लगाना है, तो BC को एक साइड रखिए और जो संख्या गुणा में है दूसरी साइड भेज दीजिए, और वो क्या होगी आपके बट्टे में चली जाएगी। हाँ जी, इस प्रकार का ऑप्शन अपन को कोई नजर नहीं आ रहा है राइट आंसर। हमें इसका परिमेयकरण करना होगा। BC बराबर 150 बटा √2 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने से आएगा आपका 150 √2 बट्टे में आ गया √2 गुणा √2 √ हट जाएगा 2 आ गया। 2 का भाग लगा दीजिए 150 में जाएगा 75 बार। 75 इंटू √2 यानी 75 √2 मीटर आपकी जो नदी है उसकी चौड़ाई प्राप्त होगी। अब आपको ऑप्शन दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है ये मॉडल पेपर आपके 8वां अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी पैटर्न से आपको परीक्षा में प्रश्न मिलने वाले हैं, इसलिए आपके प्रत्येक मॉडल के अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न आए आपसे छूटे नहीं। आपको बार बार बताया जाता है कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो 15 प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे प्रश्न बनकर आएंगे, इसलिए आपको मॉडल ये प्रैक्टिस पेपर की काफी अच्छी जरूरत पड़ेगी। आपको उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आई होप आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।